हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम गेट वर्ब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें गेट वर्ब का इस्तेमाल करना है किसी सेंटेंस में तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कि गेट जो वर्ब होती है, इसके बाद अगर हम कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं तो गेट का अर्थ होता है रिसीव, फैच, ऑब्टेन या कैच। मतलब अगर आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर आप गेट वर्ब यूज करते हैं और गेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, तो ये जो गेट होता है इसका मीनिंग रिसीव हो सकता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं भी गेट वर्ब को हम इन अर्थों में यूज कर सकते हैं, रिसीव के अर्थ में, फैच के अर्थ में, ऑब्टेन के अर्थ में या कैच के अर्थ में। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है आई गोट ए लेटर फ्रॉम कमल दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए गेट वर्ब यूज की गई है, गेट के बाद ए लेटर है जो कि नाउन है। तो यहाँ पर गेट का अर्थ क्या हो गया, रिसीव। आई गोट ए लेटर, इसका मतलब आई रिसीव्ड ए लेटर। नेक्स्ट देखिए कैन यू गेट मी ग्लास ऑफ वाटर। तो यहाँ पर गेट के बाद एक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर भी गेट का अर्थ क्या हो गया, फैच। कैन यू गेट मी, इट मीन्स कैन यू फैच मी। नेक्स्ट देखिए इफ़ आई लिसन टू लाउड म्यूजिक आई गेट ए हेडेक। तो यहाँ पर देखिए गेट का प्रयोग किया गया, गेट के बाद एक नाउन फ्रेज है, तो यहाँ पर गेट का अर्थ है ऑब्टेन या कैच। मतलब इफ़ आई लिसन टू लाउड म्यूजिक आई ऑब्टेन ए हेडेक या आई कैच ए हेडेक। नेक्स्ट देखिए इफ़ यू गेट ए नंबर 6 बस इट स्टॉप्स राइट आउटसाइड आवर हाउस। तो यहाँ पर देखिए गेट के बाद एक नाउन फ्रेज यूज़ की गई है, ए नंबर 6 बस। ठीक है, तो गेट का अर्थ यहाँ पे क्या है, कैच या ऑब्टेन। तो यहाँ पे ज़्यादा तो कैच शूट करता है यहाँ पर। इफ़ यू गेट ए नंबर 6 बस, इसका मतलब इफ़ यू कैच ए नंबर 6 बस। ओके, तो इस तरह से अगर हम गेट के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं तो गेट को हम वहाँ पर या तो रिसीव के अर्थ में यूज कर रहे होते हैं, या फैच के अर्थ में यूज कर रहे होते हैं, या ऑब्टेन के अर्थ में यूज कर रहे होते हैं, कैच के अर्थ में यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, आई होप आपको गेट के बारे में ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद है हम गेट के बाद दो ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे इन एग्जांपल्स में तो क्या था, इन एग्जांपल्स में एक एक ऑब्जेक्ट था। जैसे यहाँ पे देखिए गेट आई गोट ए लेटर, तो यहाँ पर एक ही ऑब्जेक्ट है। कैन यू गेट मी, तो यहाँ पर भी मी एक ही ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ पर भी गेट के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर भी गेट के बाद एक ही ऑब्जेक्ट है। तो ऐसा नहीं है कि हम गेट के बाद सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, गेट के बाद आप दो ऑब्जेक्ट्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए लेट मी गेट यू ए ड्रिंक। अब यहाँ पर देखिए गेट का इस्तेमाल किया गया है और गेट के बाद दो ऑब्जेक्ट्स यूज किए गए हैं, एक तो यू और एक ड्रिंक। लेट मी गेट यू, तो यू जो है ये होम का रिप्लाई है और ए ड्रिंक जो है ये व्हाट का रिप्लाई है। तो अगर हम किसी वर्ब के बाद कोई दो ऐसे नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं जिनमें से एक होम का रिप्लाई हो और एक व्हाट का रिप्लाई हो, ठीक है, एक होम का रिप्लाई हो और एक व्हाट का रिप्लाई हो, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, ये जो होम का रिप्लाई होता है, होम का रिप्लाई जो होता है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो ये व्हाट का रिप्लाई होता है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से हम गेट के बाद जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी यूज कर सकते हैं, जिस तरह से हमने इस सेंटेंस में किया है। इसके अलावा आप गेट को कुछ दूसरे मीनिंग्स के लिए भी यूज कर सकते हैं, कुछ अन्य अर्थों में भी यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए आई डिडंट गेट द जोक। अगर हम कहते हैं आई डिडंट गेट द जोक, तो यहाँ पर देखिए गेट का अर्थ है अंडरस्टैंड। आई डिडंट गेट द जोक, इट मीन्स आई डिडंट अंडरस्टैंड द जोक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई विल गेट यू फॉर दिस यू बास्टर्ड। तो यहाँ पर देखिए गेट का प्रयोग किया गया है। अब गेट को यहाँ पर पनिश या मेक सफ़र के अर्थ में यूज किया गया है। आई विल गेट यू फॉर दिस, इट मीन्स आई विल पनिश यू फॉर दिस। उसके बाद है आप गेट के बाद कोई नाउन यूज करके आप गेट को बिकम के अर्थ में यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गेट के बाद अगर आप कोई नाउन यूज करते हैं तो आप गेट को बिकम के अर्थ में यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिकम के अर्थ में गेट को यूज करना है, गेट यूज करें, और गेट के बाद अगर आप नाउन यूज करते हैं और इस केस में अगर आप गेट को
बिकम की सेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको ये जो नाउन है इससे पहले आपको बी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, कमल इज़ गेटिंग टू बी ए लवली किड। अब यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में गेट का प्रयोग किया गया है और गेट के बाद देखिए ये एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, और नाउन फ्रेज, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का अर्थ है कि कमल जो है एक बहुत ही प्यारा बच्चा बनता जा रहा है। ठीक है, एक बहुत ही प्यारा बच्चा होता जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो नाउन है इसके बाद गेट के बाद जो ये नाउन है इसको हमने यहाँ पर गेट के बाद रखा है और यहाँ पर गेट को हमने बिकम की सेंस में यूज़ करना चाहा है। तो अगर हम गेट को बिकम की सेंस में यूज़ करेंगे तो हमें इसके बाद आने वाले नाउन से पहले बी रखना पड़ेगा। ठीक है, बी, और बी से पहले हमें एक टू लगाना पड़ेगा। तो इस एक किस्म से यहाँ पे हमें टू बी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसे कहते हैं कमल इज़ गेटिंग ए लवली चाइल्ड या लवली किड तो ये सेंटेंस गलत होगा। ठीक है, तो अगर आप गेट के बाद नाउन यूज़ करते हैं, और देखिए गेट के बाद आप नाउन यूज़ करेंगे तो गेट को आप किन किन अर्थों में यूज़ कर सकते हैं ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हमने पढ़ा था। ठीक है, गेट के बाद अगर आप नाउन यूज़ करते हैं या प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो गेट को आप रिसीव की सेंस में यूज़ कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे गेट का अर्थ होगा रिसीव या फैच या ऑब्टेन या कैच। लेकिन अगर आप गेट के बाद कोई नाउन यूज़ करते हैं और गेट को फिर आप बिकम की सेंस में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको ये जो नाउन है इससे पहले आपको टू बी रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे रखा है हमने। ठीक है, आप यहाँ पे टू बी हटाकर इस सेंटेंस को बिकम की सेंस में यूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अगर आप गेट के बाद एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो गेट है उसको बिकम की सेंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं, मतलब वहाँ पे गेट का अर्थ होता है बिकम। जैसे एज यू गेट ओल्ड योर मेमोरी गेट्स वर्स, तो यहाँ पर गेट के बाद ओल्ड है, ओल्ड यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। ओल्ड जो होता है वो एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पे एज यू गेट ओल्ड इट मीन्स एज यू बिकम ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट है माई फीट आर गेटिंग कोल्ड, तो यहाँ पे देखिए गेट है, गेट के बाद कोल्ड वर्ड है, कोल्ड वर्ड एक एडजेक्टिव होता है, तो यहाँ पर भी माई फीट आर गेटिंग कोल्ड इट मीन्स माई फीट आर बिकमिंग कोल्ड। तो इस तरह से जब आप गेट के बाद एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो वहाँ पर गेट का अर्थ हो जाता है बिकम। लेकिन अगर आप गेट के बाद कोई नाउन यूज़ करते हैं, गेट के बाद कोई नाउन यूज़ करते हैं और फिर आप अगर गेट को बिकम के अर्थ में यूज़ करना चाहते हैं तो फिर आपको इस नाउन से पहले टू बी ऐड करना पड़ेगा। अगर आप गेट के बाद नाउन यूज़ करते हैं और फिर टू बी यूज नहीं करते हैं तो वहाँ पर गेट का अर्थ क्या होगा, रिसीव, कैच, ऑब्टेन या फैच, जो हम वीडियो के शुरू में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, अगर आप गेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और ऑब्जेक्ट के बाद अगर एडजेक्टिव यूज़ करते हैं तो ऐसे में गेट का अर्थ होगा मेक समबडी या मेक समथिंग बिकम। ठीक है, मेक समबडी या मेक समथिंग बिकम, ये जो समबडी और समथिंग है ये इसका जो रिप्लाई है ये ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं फिर और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा इट इज़ टाइम टू गेट द किड्स रेडी फॉर स्कूल, मतलब यह बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करने का समय है। तो यहाँ पे देखिए गेट यूज़ किया, गेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के बाद ये एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर ये जो गेट है, गेट और किड्स, इसका मतलब गेट का प्रयोग यहाँ पे किस अर्थ में किया गया है, मेक समबडी बिकम। तो मेक समबडी बिकम मीन्स मेक द चाइल्ड रेडी। ठीक है, मेक द चाइल्ड रेडी। अब यहाँ पर गेट द किड्स रेडी, तो यहाँ पे गेट का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, मेक, और मेक समबडी होम किड्स, तो यहाँ पे ये समबडी के लिए वर्ड यूज हुआ है मेक समबडी। अब बिकम व्हाट, ठीक है, बिकम व्हाट, रेडी। तो यहाँ पर इस तरह से गेट द किड्स रेडी इट मीन्स इट इज़ टाइम टू मेक द किड्स रेडी। इस प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, आई कैनॉट गेट माई हैंड्स वार्म, मैं अपने हाथ गर्म नहीं कर पा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए गेट के बाद माई हैंड्स ऑब्जेक्ट है और इसके बाद एडजेक्टिव है वार्म। आई कैनॉट गेट माई हैंड्स वार्म इट मीन्स आई कैनॉट मेक माई हैंड्स वार्म। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर भी गेट का प्रयोग मेक समथिंग बिकम के अर्थ में किया गया है। नेक्स्ट है वी मस्ट गेट द हाउस क्लीन बिफोर मदर अराइव्स, मतलब माँ के आने से पहले हमें घर साफ कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे गेट के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर भी गेट का प्रयोग मेक समथिंग बिकम, मतलब वी मस्ट मेक द हाउस अब बिकम व्हाट, क्लीन। ठीक है,
तो वी मस्ट गेट द हाउस क्लीन, इट मीन्स वी मस्ट मेक द हाउस क्लीन। नेक्स्ट है, अगर आप गेट के बाद कोई एडवर्ब पार्टिकल यूज करते हैं, एडवर्ब पार्टिकल्स में जैसे अप, अवे, आउट या कोई प्रीपोजिशन यूज करते हैं, तो इससे मूवमेंट का बोध होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, आई ऑफन गेट अप एट 5 o'clock। तो यहाँ पे देखिए गेट, गेट के बाद ये एडवर्ब पार्टिकल है, तो यहाँ पे गेट अप, तो यहाँ पे एक मूवमेंट का बोध हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई वेंट टू सी हिम बट ही टोल्ड मी टू गेट आउट। तो यहाँ पर भी देखिए गेट के बाद एक एडवर्ब पार्टिकल का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर भी गेट आउट जो है एक मूवमेंट को शो कर रहा है। नेक्स्ट है, वुड यू माइंड गेटिंग ऑफ माई फूट। तो यहाँ पर देखिए गेट, गेट के बाद एक एडवर्ब पार्टिकल है, ये प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर भी जो है गेटिंग ऑफ, इस मीन्स यहाँ पर भी एक मूवमेंट का बोध हो रहा है। तो जब भी आप गेट के बाद कोई एडवर्ब पार्टिकल यूज करते हैं, एडवर्ब पार्टिकल, तो इससे क्या होता है, इससे एक मूवमेंट का बोध होगा हमेशा, मूवमेंट। ठीक है, तो आई होप अब इस पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट है, गेट का प्रयोग कुछ ईडियम्स में भी किया जाता है। ठीक है, वैसे तो गेट के बहुत से ईडियम्स हैं, लेकिन कुछ एक ईडियम्स मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे अगर आप कहते हैं गेट टू ए प्लेस, तो इट मीन्स अराइव एट ए प्लेस। नेक्स्ट है, अगर आप कहते हैं गेट ओवर समथिंग, इट मीन्स रिकवर फ्रॉम। तो यहाँ पर गेट का प्रयोग किस अर्थ में किया गया, रिकवर फ्रॉम। गेट का प्रयोग यहाँ पे किस अर्थ में किया गया, अराइव एट। ठीक है, नेक्स्ट है, गेट ऑन विद समबडी। तो अगर आप कहते हैं गेट ऑन विद समबडी, तो गेट का प्रयोग यहाँ पे किस अर्थ में किया गया, हैव ए गुड रिलेशनशिप विद। नेक्स्ट है, गेट ऑफ ऑन, इट मीन्स टू लाइक समथिंग। गेट ए किक आउट ऑफ, इट मीन्स टू एंजॉय समथिंग या टू फाइंड अम्यूजमेंट इन ए सिचुएशन। अगर आप कहते हैं गेट इन, तो इट मीन्स टू एक्सेस और एंटर सम प्लेस। तो इस तरह से गेट का प्रयोग बहुत से इडियम्स में भी किया जाता है, तो वहाँ पर गेट का प्रयोग आप प्राप्त करना मत समझना। जैसे गेट का एक बेसिक सा मीनिंग होता है प्राप्त करना, मतलब रिसीव करना, लेकिन जब आप गेट का प्रयोग इस इडियम में करते हैं तो वहाँ पर ये मीनिंग नहीं रहता, वहाँ पर एक नया मीनिंग आपको देखने को मिलेगा। तो गेट के कौन कौन से इडियम्स हैं, ये आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे इडियम्स की और फ्रेजल वर्ब्स या वर्ब फ्रेज जो भी होती हैं, ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी मेमोरी के पार्ट बनेंगे। नेक्स्ट है, गेट के बाद अगर आप ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर आप एडवर्ब पार्टिकल यूज करते हैं, तो इसका अर्थ होता है मेक समबडी या मेक समथिंग मूव, मतलब किसी चीज़ को या किसी पर्सन को मूव कराना। जैसे यू कांट गेट हिम आउट ऑफ बेड इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर देखिए गेट, गेट के बाद ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद ये एडवर्ब पार्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पर गेट का प्रयोग किस अर्थ में किया गया, मेक समबडी मूव। यू कैनॉट गेट हिम आउट ऑफ बेड, इट मीन्स यू कैनॉट मेक हिम आउट ऑफ बेड। नेक्स्ट देखिए, वुड यू माइंड गेटिंग योर पेपर्स ऑफ माई डेस्क। तो यहाँ पर देखिए गेट के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद ये यहाँ पे एडवर्ब पार्टिकल है। तो वुड यू माइंड गेटिंग योर पेपर्स ऑफ माई डेस्क, इट मीन्स वुड यू माइंड मेकिंग योर पेपर्स ऑफ माई डेस्क। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम किसी चीज़ को मूव करने की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम किसी पर्सन को मूव करने की बात कर रहे हैं, यू कैन नॉट गेट हिम आउट ऑफ माई बेड, मतलब आप उसे मेरे बिस्तर से गेट आउट नहीं कर सकते। तो मतलब यहाँ पर उसको मूव करने की बात कही जा रही है, किसको, हिम को। इस प्रकार से यहाँ पर वुड यू माइंड गेटिंग योर पेपर्स, तो यहाँ पर किसको मूव करने की बात कही जा रही है, पेपर्स को। ठीक है, तो यहाँ पर गेट का प्रयोग मेक समथिंग मूव की सेंस में किया गया है। नेक्स्ट है, हैव यू एवर ट्राई टू गेट टूथपेस्ट बैक इनटू द ट्यूब। तो यहाँ पे देखिए गेट, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये यहाँ पे एडवर्ब पार्टिकल हो गई। तो यहाँ पर भी मेक समथिंग मूव, तो यहाँ पर किसको मूव करने की बात की गई है, टूथपेस्ट को। ठीक है, तो इस तरह से जब हम गेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद कोई एडवर्ब पार्टिकल यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम गेट को मेक समथिंग या मेक समबडी मूव इस अर्थ में यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है, गेट का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ भी किया जा सकता है। जब हम गेट का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ इस तरह से करते हैं, तो इससे एक रिफ्लेक्सिव मीनिंग का बोध होता है। अर्थात गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम उन चीज़ों के बारे में बताने के लिए करते हैं जिनको हम स्वयं के साथ करते हैं। ठीक है, और ऐसे कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं, जैसे कि गेट वॉश्ड, गेट ड्रेस्ड, गेट लॉस्ट, गेट ड्राउंड, गेट एंगेज्ड या गेट मैरिड या गेट डाइवोर्स्ड। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जांपल्स भी देख लीजिए। जैसे यू हैव गॉट 5 minutes टू गेट ड्रेस्ड, आपके पास कपड़े पहनने के लिए 5 मिनट है। तो यहाँ पे देखिए गेट के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव मीनिंग को कन्वे कर रहा है। ठीक है, मतलब ये जो ड्रेस है वो कौन पहनेगा, यू, मतलब ये जो है, ये यू जो है जब कपड़े पहनेगा तो ये काम किसके साथ होगा, ये खुद के साथ होगा, इसके साथ ही। तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव मीनिंग को यहाँ पे कन्वे कर रहा है। इसी प्रकार
शी इज़ गेटिंग मैरिड इन जून, वह जून में शादी कर रही है। तो यहाँ पर भी गेट के बाद पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग जो है एक रिफ्लेक्सिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। गेट प्लस पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग पैसिव स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी किया जाता है। ऐसे में इसको हम बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल की तरह प्रयोग कर रहे होते हैं। जैसे माई वॉच गॉट ब्रोकन वाइल आई वॉज प्लेइंग इन द चिल्ड्रन, वाइल आई वॉज प्लेइंग विद द चिल्ड्रन। तो यहाँ पे देखिए माई वॉच गॉट ब्रोकन, तो यहाँ पर ये पैसिव मीनिंग, ये पैसिव एक्सिलरी के रूप में यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, पैसिव स्ट्रक्चर है ये और पैसिव एक्सिलरी के रूप में इसका प्रयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो माई वॉच गॉट ब्रोकन, इसका मतलब है माई वॉच वॉज ब्रोकन। नेक्स्ट है ही गॉट कॉट बाय द पुलिस, तो ही गॉट कॉट बाय द पुलिस, इट मीन्स ही वॉज कॉट बाय द पुलिस। नेक्स्ट है आई गॉट पेड ऑन फ्राइडेज, इसका मतलब आई एम पेड ऑन फ्राइडेज। नेक्स्ट आई नेवर गेट इन्वाइटेड टू पार्टीज, इट मीन्स आई एम नेवर इन्वाइटेड टू पार्टीज। तो यहाँ पर इस तरह से गेट का प्रयोग जब आप इस तरह से पैसिव स्ट्रक्चर्स में एक पैसिव एक्सिलरी के रूप में करते हैं तो यहाँ पर इसका प्रयोग वर्ब बी की सेंस में किया जा रहा होता है। वर्ब बी, बी मीन्स इज, एम, आर और वॉज और वर। ठीक है, इस अर्थ, इस सेंस में इसका प्रयोग हम पैसिव स्ट्रक्चर्स में करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि गेट का प्रयोग आप इस सेंस में उन एक्शंस के लिए नहीं कर सकते जो लॉन्गर एक्शन होते हैं, मोर डेलिबरेट एक्शंस होते हैं या कोई प्लान्ड एक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के एक्शंस के लिए आप जो है गेट का प्रयोग इस तरह से नहीं कर सकते। ऐसे में फिर आपको वर्ब बी के ही किसी फॉर्म का प्रयोग करना होगा। जैसे और हाउस वाज बिल्ट इन 1827, तो यहाँ पर देखिए वाज का प्रयोग किया गया, यहाँ पर आप गेट या यहाँ पर आप गेट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक लॉन्गर एक्शन है, क्योंकि हाउस जो होता है जब कोई बनाते थे लॉन्गर एक्शन है और ये डेलिबरेट एक्शन भी है। नेक्स्ट है पार्लियामेंट वाज ओपनड ऑन थर्सडे, तो यहाँ पर आप ऐसे नहीं कहते पार्लियामेंट कोर्ट ओपनड। ठीक है, यहाँ पर आपको बी की फॉर्म का ही प्रयोग करना होगा क्योंकि पार्लियामेंट जो ओपन होती है तो ये एक प्लान्ड एक्शन होता है। कई बार क्या होता है कि हम गेट के बाद कोई दूसरी वर्ब यूज करते हैं और उसके बाद हम आईएनजी लगा देते हैं। ठीक है, हमने गेट लिखा और इसके बाद कोई वर्ब लिखी और वर्ब के साथ हमने आईएनजी लगा दी, तो ऐसे में ये जो गेट होता है इसका अर्थ क्या होता है, स्टार्ट। जैसे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे गेट मूविंग अगर मैं कहूँ या गेट गोइंग कहूँ। ठीक है, तो गेट मूविंग, तो यहाँ पे देखिए गेट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी है, यहाँ पर भी गेट के बाद वर्ब प्लस आईएनजी है। तो गेट मूविंग इट मीन्स स्टार्ट मूविंग, गेट गोइंग इट मीन्स स्टार्ट गोइंग। जैसे वी हैड बेटर गेट मूविंग इट इज़ लेट, तो अगर हम कहते हैं वी हैड बेटर गेट मूविंग इट मीन्स वी हैड बेटर स्टार्ट मूविंग। तो इस तरह से हम गेट मूविंग या गेट गोइंग इट मीन्स गेट के बाद अगर हम कोई वर्ब प्लस आईएनजी यूज करते हैं तो वहाँ पर गेट का अर्थ होता है स्टार्ट करना। उसी प्रकार से अगर आप गेट के बाद टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है मैनेज करना, हैव एन अपॉर्चुनिटी या टू बी अलाउड। इस अर्थ में हम जो है गेट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे वी डिडंट गेट टू सी हर, शी वाज टू बिजी, तो वी डिडंट गेट टू सी हर, तो यहाँ पे देखिए गेट के बाद टू इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया। इट मीन्स वी डिडंट मैनेज टू सी हर। ठीक है, वी डिडंट मैनेज टू सी हर या वी डिडंट हैव एन अपॉर्चुनिटी या वी वर नॉट अलाउड टू सी हर। ठीक है, तो इस तरह से हम गेट के बाद जब टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो इसका अर्थ होता है मैनेज या हैव एन अपॉर्चुनिटी या बी अलाउड। फिर ऐसे इस सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा, वी डिडंट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू सी हर या वी वर नॉट अलाउड टू सी हर या वी डिडंट मैनेज टू सी हर। नेक्स्ट देखिए व्हेन डू आई गेट टू मीट योर न्यू बॉयफ्रेंड, अगर आप ये कहते हैं तो यहाँ पर देखिए गेट के बाद टू है, ठीक है, टू इन्फिनेटिव है, तो इट मीन्स व्हेन डू आई हैव एन अपॉर्चुनिटी टू मीट योर न्यू बॉयफ्रेंड। तो इस प्रकार से जब आप गेट के बाद टू इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो वहाँ पर गेट का अर्थ होता है मैनेज, हैव एन अपॉर्चुनिटी या बी अलाउड। नेक्स्ट है गेट के बाद अगर आप इन्फिनेटिव यूज करते हैं तो इससे ग्रेजुअल डेवलपमेंट का बोध होता है, ग्रेजुअल डेवलपमेंट। जैसे ही इज़ नाइस व्हेन यू गेट टू नो हिम, अब देखिए गेट के बाद एक टू इन्फिनेटिव है तो यहाँ पर एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट का बोध हो रहा है। जब हम किसी को जानते हैं तो ये धीरे धीरे जानते हैं, मतलब एकदम से नहीं जानते किसी को भी। नेक्स्ट है यू विल गेट टू स्पीक इंग्लिश मोर इजीली एज टाइम्स गोज बाई, तो यहाँ पे देखिए गेट के बाद टू इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर ये एक्शन भी एक ग्रेजुअल एक्शन है। ठीक है, जब आप कोई भाषा सीखते हैं तो आप ग्रेजुअल सीखते हैं, मतलब धीरे धीरे सीखते हैं।
नेक्स्ट है कमल इज़ गेटिंग टू बी ए लवली किड। तो यहाँ पे देखिए गेट के बाद टू इन्फिनेटिव है, तो यहाँ पर भी ग्रेजुअल डेवलपमेंट का बोध हो रहा है। तो इस प्रकार से गेट के बाद आप टू इन्फिनेटिव का प्रयोग ग्रेजुअल डेवलपमेंट को दिखाने के लिए भी कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।